Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Sunidhi and today we'll be studying about building drawing subject of civil engineering. The topic we are going to study today is principle of building planning. So आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है building drawings और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज वो है प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में आगे क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्डिंग प्लानिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, आखिर इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये चीज़ होती क्या है। सबसे पहले आ गया आपका आर्किटेक्ट प्रिपेयर्स अ डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। एक आर्किटेक्ट है वो क्या करता है, सबसे पहले आपका डिज़ाइन बनाता है किसी भी बिल्डिंग का, किसको फॉलो करके या किसकी मदद से, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की मदद से आर्किटेक्ट या कोई सिविल इंजीनियर क्या करता है, किसी भी बिल्डिंग को प्लान करता है, उसका डिज़ाइन बनाता है। जो बिल्डिंग प्लानिंग है उसमें आप कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करते हो, बिल्डिंग प्लानिंग में आप कुछ प्रिंसिपल्स को मिलाते हो, उनकी मदद से आप बिल्डिंग को प्लान करते हो। तो जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं प्लानिंग की तरफ। अच्छे से आप ये बोल सकते हो कि प्रॉपर स्टेप दिखाता है, आपको गाइड करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, ताकि आप जब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के थ्रू जब आप कोई बिल्डिंग बनाओ तो आपकी बिल्डिंग क्या बने, प्रॉपर बने। फिर जो आज हम टॉपिक इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं ओरिएंटेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि प्राइवेसी क्या होती है, प्राइवेसी के बाद हम देखेंगे कि ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग के बाद हम देखेंगे सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन के बाद हम देखेंगे रूमीनेस किसको बोलते हैं, रूमीनेस के बाद आपका फर्नीचर रिक्वायरमेंट हो गया, उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपका आता है सैनिटाइजेशन, फिर सैनिटाइजेशन के बाद आता है एलिगेंस, और एलिगेंस के बाद जो आखिरी टॉपिक आता है हमारा वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होगी उस बिल्डिंग की, तो हम लाइन से ऐसे जाके हम ये सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इनको इंडिविजुअली डील करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में हमारे ये सारे टॉपिक्स आते हैं और यही सब आपको एग्जाम में भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिएंटेशन। उससे पहले आपको एक बार और बता देती हूँ क्या क्या आपका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है बिल्डिंग प्लानिंग में, ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो ओरिएंटेशन आपका आगे फिर से दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, एस्पेक्ट में और प्रोस्पेक्ट में। फिर आ जाता है प्राइवेसी, फिर आता है ग्रुपिंग, फिर आता है सर्कुलेशन, फिर रूमीनेस, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सैनिटाइजेशन, एलिगेंस और इकोनॉमी। ये सारे टॉपिक्स आपके की पॉइंट्स हैं किसके लिए, किसी भी बिल्डिंग को प्लान करने के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, इतने प्रिंसिपल्स आपके ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन में सबसे पहला है हमारा एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट आपका क्या हो जाता है, आपका पोजीशनिंग ऑफ रूम हो जाता है किसी भी बिल्डिंग में, किसके रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ताकि आपके कमरे के अंदर में नेचुरल कंफर्ट्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। क्या बोल रहा है, एस्पेक्ट इज द पोजीशनिंग ऑफ रूम इन अ बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू four direction in such a way that occupants of the building would enjoy the natural comforts to the maximum possible extent। आपका उस रूम के अंदर में अच्छे से आपको डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में वो रूम बनाना पड़ेगा, ताकि जो नेचुरल कंफर्ट्स है, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, आपका इजीली अंदर आ सके रूम में और ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो यही चीज़ है। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा रूम का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से उस रूम में नेचुरल कंफर्ट मिल पाए। जैसे किचन किधर देखते हैं, ईस्ट डायरेक्शन पे होना चाहिए, उसका जो विंडो होना चाहिए किचन का, ये विंडो है आपका, किचन का जो विंडो होना चाहिए ये विंडो आपका ईस्ट डायरेक्शन पे होना चाहिए। नेक्स्ट आपका लिविंग रूम साउथ में या साउथ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि जो आपका सन है वो विंटर के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे सन क्या होता है, साउथ की तरफ ज़्यादा रहता है, इस वजह से आपको ठंडी में गर्माहट महसूस होगी। और आपका समर टाइम पे जो सन होता है वो नॉर्थ में या ऊपर में होता है, तो उसकी वजह से अगर आप नॉर्थ फेसिंग बना दिए आपका लिविंग रूम को तो ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको। फिर बेडरूम आपका वेस्ट या साउथ वेस्ट में होना चाहिए हवा के हिसाब से।
हवा के डायरेक्शन के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका किचन। किचन हमने अभी देखा था ईस्ट डायरेक्शन पे होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट और प्योर हवा आपको उस डायरेक्शन से मिलेगी। उसके बाद है आपका वरांडा और गैलरी, जो कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होना चाहिए आपके प्लान के अकॉर्डिंग। और फिर रीडिंग रूम, क्लासरूम हो गया या स्टूडियो अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो नॉर्थ में होना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग नॉर्थ में इजीली आएगी और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे कमरे में। तो ये कुछ आपके रूम्स दिए हैं, उनका डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बोल्ड में किया है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं आप प्रोस्पेक्ट क्या होता है। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? अ बिल्डिंग इज सेड टू हैव अ प्रोस्पेक्ट व्हेन इट presents a good and pleasing appearance when seen from outside। अगर आप कमरे के अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको जो बाहर का अपीयरेंस जो मिलेगा, दिखेगा, वो प्लीजिंग होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, आपकी आंखों को अच्छा लगना चाहिए जब आप देखोगे बाहर, है ना। या वही चीज को आप बोल सकते हो कि इट इज यूज टू मीन द एक्सटर्नल व्यू एज सर्टेन रूम्स ऑफ द बिल्डिंग। आपके कमरे के अंदर से जो बाहर का व्यू दिखेगा, जो आपका आप बोल सकते हो बालकनी के थ्रू दिख रहा है, विंडो के थ्रू दिख रहा है, तो वही चीज आपका क्या कहला जाता है? प्रोस्पेक्ट। जैसे इस बालकनी में हम खड़े होंगे तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक लेक दिख रहा है, एक झील दिख रही है, तो हमको झील दिखेगी, आसपास पेड़ पौधे होंगे, थोड़े बहुत जानवर आएंगे, तो हमको वो चीज देख के क्या लगेगी? अच्छी लगेगी, हमारी आंखों को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। तो वही चीज है, ज्यादा से ज्यादा आपका विंडो इस मैनर में बनाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आए, हवा अच्छे से आए, स्पेशियस हो। तो वही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि आपका विंडोज क्या होने चाहिए? अच्छे, थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि लाइटिंग अच्छे से आए। इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए प्राइवेसी मेंटेन ना हो, बट हाँ थोड़ा इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि अच्छे से लाइटिंग ना आ सके, हवा ना आ सके। तो एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट दोनों में, एस्पेक्ट आपका रूम का डायरेक्शन था, प्रोस्पेक्ट आपका रूम से बाहर का जो आपका व्यू दिखेगा वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। एकदम आप खिड़की इधर नहीं खोल सकते कि वहां से नाला जा रहा है, दिन भर बदबू आ रही है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। तो ये आपका एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी सेकेंड टॉपिक है आपका। प्राइवेसी क्या होता है? एकांत आपका उस कमरे के अंदर में या आपका अपने घर के अंदर में जिस भी जगह में आपको एकांत मिल रहा है वो आपकी प्राइवेसी होगी। आपका किसी भी तरीके से प्राइवेसी ज़्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा आपके रूम में जब भी आपको शांति चाहिए तो वो मिलनी चाहिए, डिस्टर्बेंस हमेशा नहीं होना चाहिए। अब प्राइवेसी आपकी दो टाइप की हो जाएगी, इंटरनल प्राइवेसी और एक्सटर्नल प्राइवेसी। यहाँ पे देखिए, अगर आपका उसी कमरे के अंदर में ही आपको, अगर घर के अंदर के कमरों में ही प्राइवेसी चाहिए तो वो इंटरनल प्राइवेसी कहलाएगी। अगर आपको घर के अंदर बाहर की चीज़ों के थ्रू डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे आसपास गाड़ियां चल रही है या बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं तो वहां से हल्ला हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आपको डिस्टर्बेंस होगी वो आपकी एक्सटर्नल प्राइवेसी कहलाएगी। जो नेबरिंग बिल्डिंग हो गया, स्ट्रीट हो गया, उसकी वजह से जो प्राइवेसी होगी वो आपकी एक्सटर्नल प्राइवेसी होगी। तो प्राइवेसी यहाँ पे दो टाइप की है। अब इंटरनल प्राइवेसी क्या हो गया? रूम के अंदर की प्राइवेसी विद इन द बिल्डिंग, घर के अंदर ही जो प्राइवेसी रहेगी वो इंटरनल प्राइवेसी कहलाएगी। घर के अंदर वाले ही आपको कमरे में ही डिस्टर्ब करेंगे, है ना। एक कमरे वाला दूसरे कमरे वाले को डिस्टर्ब करेगा। अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपके कमरे के बाजू में क्या है? किचन है, किचन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो बर्तन की आवाज़ आ रही है, लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही है, उसकी वजह से आपको क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। तो वही चीज़ आपकी प्राइवेसी में काउंट हो जाएगी। घर के अंदर की चीज़ है तो इंटरनल प्राइवेसी। तो इसको आप ठीक कैसे करोगे? डोर और ओपनिंग जितने भी हैं आप उसको अच्छे से उसकी पोजीशन ठीक कर दोगे, और उसको आप पोजीशन ठीक करने के बाद में आप ये देखोगे कि आपको आप डिस्टर्बेंस क्या होगा? कम होगा। वहीं सेकेंड आ जाएगा ग्रुपिंग करना। रूम्स की प्रॉपर ग्रुपिंग कर दोगे, एक जैसे यूटिलाइजेशन वाले रूम को एक जगह बना दोगे, जो कम यूज होते हैं उनको दूसरी तरफ बनाओगे, तो आपका तो भी प्राइवेसी मेंटेन होगा। आप एक बफर एरिया बना दोगे, बेडरूम्स और दूसरे रूम जाने के लिए जो एरिया बनाओगे उसको हम क्या बोल देंगे? बफर एरिया बोलेंगे। फिर आ जाएगा रूम का सेग्रीगेशन कर देना वर्टिकली। आप ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में रूम का क्या कर दोगे? ऐसा ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में
सेग्रीगेशन कर दोगे, मतलब आधे कमरे आपने ग्राउंड फ्लोर में बना दिए, आधे कमरे आप ग्राउंड फ्लोर में बना दोगे, आधे कमरे आप क्या करोगे फर्स्ट फ्लोर में बना दोगे। तो इस वजह से आपकी प्राइवेसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ से आपका प्राइवेसी डोर की वजह से कैसा होगा। अगर आपने डोर यहाँ पे बीचों बीच बनाया तो एरिया जो एक्सपोज हो रहा है वो देखो बहुत ज़्यादा एरिया एक्सपोज हो रहा है। वहीं आपने कॉर्नर डोर बनाया तो एरिया जो एक्सपोज होगा वो कम होगा, एक प्राइवेसी का एरिया आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप कॉर्नर डोर बनाए और शटर कैसा है, हैंगिंग शटर है, तो अब आपको एरिया ऑफ प्राइवेसी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। ये वाला आपका क्या है, कॉर्नर डोर विथ हैंगिंग शटर। तो आपको यहाँ से देखो आप एंट्री लोगे तो अब आपको जो एरिया ऑफ प्राइवेसी है वो ज़्यादा मिल रही है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि आप कैसे डोर बनाओगे तो आपको प्राइवेसी कैसे मिलेगी। अब है आपका एक्सटर्नल प्राइवेसी। अब जो एक्सटर्नल प्राइवेसी है वो क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ये प्राइवेसी क्या है, आपका बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग की प्राइवेसी किसके रेफरेंस में, आसपास के सराउंडिंग के रेफरेंस में। आपके घर को डिस्टर्बेंस हो रहा है, पूरे घर को डिस्टर्बेंस हो रहा है, किस वजह से, आपके आसपास के सराउंडिंग की वजह से। मान लो कि आपके आजू बाजू में कुछ अचानक से फंक्शन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए, तो आपको प्राइवेसी मिलेगी क्या, नहीं। वहीं अगर आपके घर के आसपास में बहुत बिजी रोड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो वहाँ से भी आपको लगातार डिस्टर्बेंस मिलेगा। तो यही चीज़ क्या होती है, एक्सटर्नल प्राइवेसी कहलाती है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, एक्सटर्नल प्राइवेसी को, या तो आप क्या करो, जो आपका बाउंड्री वॉल होता है ना बाहर का कंपाउंड वॉल, उसकी हाइट आप 1.35 से लेके 1.5 मीटर की बना दो, थोड़ा ऊंचा वॉल बना दो, जिसकी वजह से बाहर जो भी वो हल्ला हो रहा है, बाहर के लोग जो भी जा रहे हैं वो या तो आपको विंडो के थ्रू ना देख पाए, और सेकेंडली जो आपकी जो आवाज़ जो है वहाँ से, जो रोड की जो आवाज़ है आपके घर तक ना पहुँचे। फिर क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ उगा सकते हैं कंपाउंड वॉल के आसपास। वो पेड़ क्या करता है, आपका साउंड और साइट का बैरियर रहता है, वहां से बाहर के लोग आपका देख भी नहीं पाएंगे घर के अंदर, और आवाज भी कम आएगी। सेम चीज आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन वॉल बना दिए, या कर्टेन वॉल या ड्राफ वॉल बना दिए वरांडा में, वरांडा के आसपास आपने वॉल्स प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से आपका एक तरीके का बैरियर बन गया, और उस बैरियर की वजह से आपकी एक्सटर्नल प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्राइवेसी और इंटरनल प्राइवेसी हमने। अब थर्ड देखते हैं हम, तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है कि सेटिंग डिफरेंट रूम्स ऑफ अ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंटर रिलेशनशिप ऑफ इन्विटेशन and transition. The rooms are arranged in the layout in a proper correlation of their function in due proximity with each other. एक जैसे काम में आने वाले या एक जैसे फंक्शन वाले जो रूम होते हैं उनको एक साथ बनाना ही क्या कहलाता है, ग्रुपिंग। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि डाइनिंग रूम आपका किसके पास में होना चाहिए, किचन के पास में। डाइनिंग में खाना खाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, इसलिए ये दोनों रूम का फंक्शन क्या है, सेम टाइप का है, इसीलिए आप उसको साथ में बनाओगे। फिर किचन को बोल रहा है कि मेन जो लिविंग रूम है आपका, मेन लिविंग रूम या हॉल है, उससे किचन थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ताकि आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं और किचन में कुछ बन रहा है या कुछ हल्ला हो रहा है तो वो आपके हॉल तक नहीं आना चाहिए, इसलिए आपका थोड़ा सा दूर में बनाओगे आप। फिर बोल रहा है जो मेन रूम जो होता है ना आपका, जो मेन बेडरूम है, उसका एक इंडिपेंडेंट और अलग एक्सेस होना चाहिए, कहाँ के लिए, सैनिटरी यूनिट्स के लिए, जैसे आपका बाथरूम सब अगर हो गया उसके लिए अलग एंट्री होना चाहिए, किसका, मेन बेडरूम का। या आप अटैच बेडरूम, मेन बेडरूम में अटैच बाथरूम बना देते हो। वहीं नेक्स्ट, इन एन ऑफिस बिल्डिंग hospitals and administrative departments should be located centrally for convenience and economy of service. ऑफिशियल बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल, ये सब कहाँ होना चाहिए, सेंट्रली होना चाहिए, आपका कन्वीनियंस के लिए और इकोनॉमी के लिए ये सही रहेगा, आने जाने के लिए और इकोनॉमी के लिए ये क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। तो ये सारा चीज हमारा किस में आता है, ग्रुपिंग में आता है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, देखो डाइनिंग और किचन एक साथ है, यहाँ पे बेडरूम और टॉयलेट एक साथ है,
कॉमन रूम हो गया, कॉमन रूम किसके साथ, डाइनिंग और कॉमन रूम हॉल के साथ जुड़ा है। फिर गेस्ट रूम आपका बाथरूम के साथ जुड़ा है। तो आप ऐसा एक प्लान बना सकते हो। सेम यहाँ पे भी है, आपका किचन के साथ डाइनिंग है, किचन से आपका लिविंग रूम दूर में है, और बेडरूम से आपका इंडिपेंडेंट एक्सेस है कहाँ के लिए, बाथरूम के लिए। सो अब चौथा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब आने जाने के लिए आपकी जगह होनी चाहिए, जगह बननी चाहिए या पाथ बनना चाहिए। आपका सर्कुलेशन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मतलब आप ऐसा सर्कुलेट करोगे एक ही फ्लोर में, या तो आपका सर्कुलेशन ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके आप कहाँ जाओगे, ग्राउंड फ्लोर में गए, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में गए, तो ये कैसा सर्कुलेशन कहलाएगा, वर्टिकल सर्कुलेशन। और ये कैसा सर्कुलेशन कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, access or internal connection between rooms of the same floor is known as circulation, है ना। आपका एक्सेस हो गया या कनेक्शन हो गया किसमें, रूम्स में, आपका सेम सेम फ्लोर के रूम्स हो गए या अलग अलग फ्लोर के रूम्स हो गए। मैंने अभी बताया हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपका क्या हो सकता है, सर्कुलेशन हो सकता है। आप एक कमरे से दूसरे कमरे गए तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे दूसरा रूम है। आप एक कमरे से निकले और दूसरे कमरे में गए तो ये आपका कौन सा सर्कुलेशन कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। वहीं आपका एक कमरा कहाँ है, एक कमरा था आपका ग्राउंड फ्लोर में, और उसके बाद आप सीढ़ी चढ़े और सीढ़ी चढ़ने के बाद आप ऊपर वाले कमरे में गए। आप पहले यहाँ थे, फिर आप यहाँ गए, तो फर्स्ट से सेकंड तक आप सीढ़ी चढ़ के गए, ऊपर गए, तो ये आपका क्या कहलाया, वर्टिकल सर्कुलेशन कहलाया। तो सर्कुलेशन बिटवीन रूम्स ऑफ द सेम फ्लोर, सेम फ्लोर के जो रूम होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, सर्कुलेशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। आपका पासेज हो गया, कॉरिडोर हो गया, हॉल हो गया, रूम्स हो गया, ये सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट है आपका सर्कुलेशन अमंग वेरियस फ्लोर इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलेशन। सीढ़ी या लिफ्ट के थ्रू आप जब ऊपर नीचे जाते हो तो वो आपका क्या कहलाया, वर्टिकल सर्कुलेशन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, short and straight and should not invade the privacy of any room. All the passages should be well ventilized and lighted. क्या बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए और सीधा सीधा रास्ता होना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, किसी और रूम की प्राइवेसी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आप ऐसा रास्ता नहीं बना सकते कि एक रूम से होते हुए दूसरे रूम गए, फिर दूसरे रूम से होते हुए तीसरे रूम गए, ऐसा आप रास्ता नहीं बना सकते। हर रूम का रास्ता अलग अलग होना चाहिए ताकि हर रूम का प्राइवेसी अलग हो, और रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा और सीधा सीधा रास्ता होना चाहिए, ज़्यादा घुमावदार रास्ता नहीं होना चाहिए। और जब आप क्या बनाते हो, सीढ़ी बनाते हो या कोई भी रास्ता बनाते हो, तो वो रास्ता कैसा होना चाहिए, उसमें लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े, नेचुरल लाइट से काम चल जाए, और अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि किसी को सफोकेशन ना लगे, घुटन किसी को महसूस नहीं होनी चाहिए वहाँ। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे जब आप बनाएंगे। जब आप स्टेयर्स बनाते हो, सीढ़ी जो बनाते हो, वो अच्छे से लाइटेड होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और वेंटिलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, एंड प्रॉपरली प्लान इन रिगार्ड्स टू विड्थ, राइज एंड ट्रैक। तो जो स्टेयर्स होने चाहिए वो अच्छे से प्लान होने चाहिए, विड्थ उसकी बराबर होनी चाहिए, राइज और ट्रैक को अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए जैसा हमने पिछले बार देखा था। और जो उसकी स्टेयर्स होनी चाहिए वो थोड़ी सी वाइंडर स्टेप्स नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका किसी एंगल में नहीं बना होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट होना चाहिए। वाइंडर स्टेप्स मैंने आपको बताया था, वाइंडर स्टेप्स आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, टेढ़ा सीधा सीधा होना चाहिए, आपका किसी भी एंगुलर वाला नहीं होना चाहिए, उसमें आपका गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो ये था आपका सर्कुलेशन। ये है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। देखिए ऐसा आपको घुमावदार रास्ता नहीं बनाना है, जैसा यहाँ दिया है स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ता होना चाहिए ऐसा। और ये है आपका वर्टिकल सर्कुलेशन। ये जो सीढ़ी के थ्रू आप सर्कुलेशन करोगे वो आपका वर्टिकल कहला जाएगा, और आप ग्राउंड फ्लोर में जो सर्कुलेशन या
एक ही फ्लोर में जो सर्कुलेशन चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। अब जो पांचवा है वो है आपका रूमीनेस। फिफ्थ जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रूमीनेस है। एक ही रूम से आप कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, कम से कम डायमेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना ही आपका क्या कहलाता है, रूमीनेस। मतलब इस तरीके से आपको वो कमरा बनाना है जिससे आपको मैक्सिमम रूमीनेस मिल पाए, ज़्यादा स्पेस मिल पाए, उसी कमरे से थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल पाए, है ना। जैसे कि आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में थोड़ा सा जगह चाहिए रहता है क्या बनाने के लिए, आपको कबर्ड बनाना पड़ता है, लोफ्ट या वुडन शेल्फ बनाना पड़ता है, किसमें, दीवार में। तो थोड़ी एक्स्ट्रा जगह कौन ले लेता है, ये ले लेता है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो रूम है वो स्क्वायर रूम ना होके रेक्टेंगुलर रूम होना चाहिए, क्योंकि जो आपका रेक्टेंगुलर रहेगा ना रूम, अगर रेक्टेंगुलर रहा रूम तो वो ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू आपका चौकोन कमरे के। आपने वही एक ही एरिया का चौकोन कमरा बनाया और आपने रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल ज़्यादा स्पेशियस रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, रेक्टेंगल में रूमीनेस ज़्यादा रहेगी। आप उसी छोटे से डायमेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किस वाले कमरे में पा सकते हो, अगर आपने रेक्टेंगल बनाया है तो। जो लेंथ बाय ब्रेथ का जो रेशियो रहता है, लेंथ बाय ब्रेथ का जो रेशियो है वो किसके केस में आपका, अगर आप रूमीनेस ले रहे हो तो 1.2 से लेके 1.5 के बीच होता है, 1.2 से लेके 1.5 के बीच में रहता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका बैड इफेक्ट होगा और रूम आपका ज़्यादा हाइट नहीं हो पाएगी या अच्छा नहीं बन पाएगा आपका रूम। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि रूमीनेस क्या होता है और रूमीनेस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपकी सीलिंग कम है, सीलिंग की हाइट देख लीजिए, ये वाले से आपकी अगर आप हाइट कंपेयर करो तो आपकी सीलिंग की हाइट यहाँ पे क्या है, कम है, इतनी स्पेस आपकी कम है, ये स्पेस आपका नहीं है। तो लो सीलिंग रहेगा तो आपकी जो विजिबिलिटी रहेगी, अगर एक एवरेज हाइट ऑफ पर्सन तो वो क्या कर पाएगा, डायरेक्ट आपका सीलिंग तक वहाँ पे वो देख पाएगा। फैन वगैरह कुछ लगा या कुछ है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका सीलिंग कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा हाई होना चाहिए, ताकि जो आपका जंक्शन है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो विजिबल नहीं होना चाहिए और आप इजी फील करोगे, है ना। वहाँ पे सीलिंग फैन या कुछ भी आपने लगा दिया, आपको सफोकेशन नहीं लगेगा। हाइट कम रहती कमरे की तो अजीब सा बंद बंद लगता है, इसलिए थोड़ा सा हाइट भी होना चाहिए कमरे में। वहीं आप जब अगर एरिया मैंने बराबर दे दिया दो कमरों को, मैंने दो कमरे में सेम एरिया दिया, 120 स्क्वायर फीट का एरिया दिया, तो कौन सा रूम में ज़्यादा आपको स्पेस नज़र आ रहा है, स्पेस किस में ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशियस कौन सा है आपका, ये वाला बिल्कुल भी स्पेशियस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे ज़्यादा जगह है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि रेक्टेंगल रूम बनाया जाता है, किसकी वजह से, जगह की वजह से। जगह देख के हम रेक्टेंगल रूम बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये सारे जो आपके जो प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है, ये कोई गवर्नमेंट के बनाए हुए जो रूल्स नहीं है, ये हम इसलिए प्लान करते हैं ताकि आपका जो घर बने वो अच्छा बने। तो ये आपका, अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो है हमारा फर्नीचर रिक्वायरमेंट। छठवां टॉपिक है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। किसी भी प्लान में या किसी भी बिल्डिंग में जो आपको फर्नीचर की ज़रूरत होगी घर के अंदर या कोई भी बिल्डिंग के अंदर में, वही चीज़ यहाँ पे फर्नीचर रिक्वायरमेंट में आप देखोगे। फर्नीचर क्या है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है किसी भी कमरे का, चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, किचन हो, क्लासरूम हो, ऑफिस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, हॉस्पिटल का कमरा हो गया। हर चीज़ के लिए अलग फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही जैसा फर्नीचर लगेगा। जो आपको बेडरूम में फर्नीचर लगता है वो लिविंग रूम में नहीं लगता है, जो आपको किचन में फर्नीचर लगता है वो आपको क्लासरूम में नहीं लगता है। हर जगह के हिसाब से अलग फर्नीचर की ज़रूरत होती है। अब हम क्यों देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमको फर्नीचर के हिसाब से भी थोड़ा सा कमरे को जगह देना है, थोड़ा स्पेस भी फर्नीचर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फर्नीचर रिक्वायरमेंट भी आपको सेट करनी है। तो अ रूम शुड हैव enough space to accommodate all the furniture required
फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन विदाउट ओवर क्राउडिंग। बिना वो जगह एकदम हौच पौच भरे हुए या एकदम अजीब तरीके से जमा हुआ नहीं होना चाहिए घर, प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में जितने से ज़्यादा, अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा फर्नीचर लगेगा, और अगर ज़्यादा फर्नीचर भी आ गया तो भी आपका घर क्या नहीं दिखना चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं दिखना चाहिए। यही आपका क्या था, फर्नीचर रिक्वायरमेंट था। तो ये आपका बेडरूम में ये सारे फर्नीचर्स लगेंगे आपको। क्लासरूम हो गया तो आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट ऐसी होगी। लिविंग रूम, आपका लिविंग रूम हो गया या हॉल हो गया, हॉल को ही लिविंग रूम बोलते हैं, या हॉल हो गया, तो वहाँ पे फर्नीचर की रिक्वायरमेंट ये सारे फर्नीचर्स लगेंगे। अगर आपका डाइनिंग रूम या किचन हो गया तो डाइनिंग रूम या किचन हो गया, तो डाइनिंग रूम या किचन में कौन से फर्नीचर्स लगते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चार आपको विजुअल्स दिखा दी कि फर्नीचर रिक्वायरमेंट कैसे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सातवां जो टॉपिक है आपका वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब एक ही कमरे को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि अगर आपको उस कमरे को बाद में किसी और तरीके से यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। मतलब किसी भी रूम को ऐसा प्लान करना कि अगर मान लो कि आपने उसे सिर्फ एक हॉल की तरह डिज़ाइन किया था, डाइनिंग या हॉल की तरह डिज़ाइन किया, और अगर आपके घर में कुछ फंक्शन है तो आप क्या करो, उस कमरे का सारा सामान हटा दो, तो वो दोनों मिलके एक बड़ा सा रूम बन जाएंगे, और दोनों जब मिलके बड़ा सा रूम बन जाएंगे तो आप वहाँ पे आराम से कोई फंक्शन को कर सकते हो। मतलब एक ही कमरा 2-3 पर्पस को सर्व कर दिया, तो वही चीज़ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है ना। कब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा यूज़ होता है, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बना रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ फंक्शंस के लिए, कुछ ना कुछ ज़रूरतों के लिए, अब वो हर चीज़ के लिए बाहर तो नहीं जा सकते, तो घर में ही वो चीज़ कराएंगे, तो इसीलिए वो एक ही कमरे को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे या तो मिडिल क्लास फैमिलीज रह रही है या आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा कंस्ट्रक्शन करोगे। अगर ज़्यादा जगह चाहिए रहेगा, है ना, इफ़ अ लार्ज स्पेस नीडेड इन अ सर्टेन टाइम इन अ हाउस to accommodate a gathering, it can obtain by removing a removable partition wall or curtain between the drawing room and dining room. Alternatively, open yard, garden or veranda can also be provided. यही चीज़ मैंने भी आपको अभी समझाई थी कि आपके घर में कोई फंक्शन है, मान लो कि आपका लिविंग रूम और आपका ड्राइंग रूम को आप एक पर्दे से क्या किए, वो सेपरेट करके रखे, तो उस पर्दे को हटा दो, जितने भी आपके घर के अंदर सामान है उस सामान को आप थोड़ा सा बाहर निकाल दो, और वरांडा तक में लोगों को आप बिठा दो, तो आपका वो कमरा क्या हो गया, एक कमरा बन गया वो पूरा बड़ा सा, और आप वहाँ पे वो फंक्शन आराम से करा सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जांपल, मेरे पास 2 रूम, अब मुझे कोई फंक्शन कराना है तो मैंने बीच का जो पार्टीशन था उसको हटा दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एक बड़ा सा हॉल मिल गया, तो मैंने वही 2 कमरों को एक अलग तरीके से यूज़ किया, तो यही चीज़ आपकी क्या कहला गई, फ्लेक्सिबल कहला गया आपका कमरा। फ्लेक्सिबिलिटी हो गई आपके रूम की, और फ्लेक्सिबल कहलाया आपका कमरा, ताकि एक ही कमरे को आप अलग अलग पर्पस की तरह सर्व कर सकते हो। आप अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम का ही आप एग्जांपल ले सकते हो। किसी भी कॉलेज का ऑडिटोरियम जो या हॉल होता है, वहाँ पे क्लासेस भी लगती है, कुछ सेमिनार होता है तो भी वहीं होता है, कुछ फंक्शन होता है तो भी वहीं होता है ना। तो वो कमरा क्या कहलाता है, मल्टीपल यूज़ के लिए बना होता है, तो वही चीज़ आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। अब आगे देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपका आता है सैनिटाइजेशन। सैनिटेशन क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर क्लीनलीनेस, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन इन सैनिटरी यूनिट्स, अवॉइड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड गिव हाइजीनिक कंडीशन। सैनिटाइजेशन तो अभी के टर्म्स में, इस कोविड के टर्म में हर किसी को सैनिटाइजेशन का मतलब पता है, साफ सुथरा रखना, सैनिटाइजर लगा के आप अपने हाथ को क्लीन रखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपका बाथरूम है या सैनिटरी यूनिट्स है,
तो वहाँ पे आपका क्लीनलीनेस, लाइटिंग और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे लाइट प्रॉपर आती रहनी चाहिए और वेंट हवा भी आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे बैक्टीरियाज आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बीमारियाँ होगी और वो रहने लायक नहीं बनेगा, वो जगह आपका यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो क्यों गंदे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती है, उसकी वजह से वो हाइजीनिक नहीं होता है। अब आपका नेक्स्ट बोल रहा है, इन बाथ एंड वाटर क्लोजेट ग्लेज्ड टाइल्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑन वॉल्स टू मेंटेन क्लीन कंडीशन। जो बाथरूम है या वाटर क्लोजेट है वहाँ पे आजकल क्या करते हैं, टाइल्स को दीवार में लगाते हैं। क्यों? ताकि साफ सुथरा रहे आपका बाथरूम। इस वजह से जो बाथ टब है, यूरिनरी है, वाटर क्लोजेट पैंस हो गए, वॉश बेसिन या किचन सिंक हो गया, वो सिरेमिक मटेरियल का बनता है ताकि आप उसको अच्छे से क्या कर सको, साफ कर सको, है ना। ये चीज़ तो सबने देखी है। वॉश बेसिन ही देख लेना आप अपने घर का, तो सिरेमिक का बना होता है ताकि आप उसको अच्छे से साफ कर सको। अब कौन कौन से फैक्टर जो आपका सैनिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से सैनिटाइजेशन होता है आपका, सैनिटेशन, लाइटिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया और क्लीनलीनेस। 3 चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि प्रॉपर क्लीनलीनेस, लाइटिंग और वेंटिलेशन होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, सैनिटेशन में। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एलिगेंस। एलिगेंस आपकी ब्यूटी, सुंदरता। किसी भी बिल्डिंग की एलिगेंस आपकी क्या कहलाती है, बिल्डिंग की सुंदरता उसकी एलिगेंस होती है। एलिगेंस मीन्स द एस्थेटिक व्यू ऑफ अ बिल्डिंग और द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग। मैंने अभी बताया ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग की सुंदरता ही उसकी क्या कहलाती है, एलिगेंस कहलाती है। एस्थेटिक व्यू मतलब आपका आउटर व्यू, बाहरी व्यू। आपका कोई भी बिल्डिंग को आप बाहर से देखोगे तो वो उसका एस्थेटिक व्यू कहलाएगा, आउटर व्यू। एलिगेंस ऑफ द बिल्डिंग कैन बी अचीव बाय, एलिगेंस कैसे आप अचीव कर सकते हो, आप प्लिंथ हाइट बढ़ा दो बिल्डिंग की। प्लिंथ हाइट आपका क्या होता है, आप कमेंट करके नीचे में मुझे बताना कि प्लिंथ हाइट किसको बोलते हैं, ठीक है। कमेंट करना नीचे में और मुझे बताना प्लिंथ हाइट क्या होता है। प्लिंथ हाइट बढ़ा देंगे तो एलिगेंस बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के एक्सटीरियर में आप एक बिल्डिंग के एक्सटीरियर को कुछ अच्छे से बना दो। जैसे पुरानी बिल्डिंग है तो उसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिनोवेट करके आप उसके एक्सटीरियर को रिनोवेट कर दो तो बिल्डिंग बाहर से और सुंदर दिखेगी। स्लोपिंग रूफ और प्रोजेक्शन, आजकल क्या कर रहे हैं, आपका घर में आज ऐसा स्लोपिंग वाला रूफ ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट रूफ के, क्योंकि स्लोपिंग में आपका बाहर से वो सुंदर दिखता है। तो ये 3 चीज़ थी आपकी एलिगेंस के लिए। यहाँ से देख लो, मैंने दिखाया था अभी, स्लोपिंग रूफ ऐसा होता है आपका। ये स्लोपिंग रूफ जो बनाते हैं किस लिए, एलिगेंस बढ़ाने के लिए। बॉक्स टाइप का आजकल का एलिवेशन चल रहा है, बॉक्स टाइप एलिवेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो बॉक्स टाइप एलिवेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ सैंपल्स हैं आपके बिल्डिंग के एलिवेशन के, जिससे आप ये पता कर सको कि उनका एलिगेंस कैसा है, उनकी बाहरी सुंदरता कैसे हम पहचानते हैं। बहुत से मटेरियल लगाते हैं, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो। इसने क्या किया है, स्लोप्ड रूफ प्रोवाइड किया, ठीक है। इसने क्या किया है, जो बाहर का जो सरफेस है उसमें ये देखो यहाँ पे टाइल्स लगाई है, यहाँ पे आपका टाइल्स लगाया है। इसने क्या किया है, यहाँ पे वुडन का अपीयरेंस, वुडन वाली टाइल्स की अपीयरेंस दिया है और यहाँ पे बॉक्स टाइप का आपका एलिवेशन, बॉक्स एलिवेशन देने की कोशिश किया है उसकी एलिगेंस बढ़ाने के लिए। इसने क्या किया है, हर बिल्डिंग का अपना अलग अलग स्कोप है। इसने क्या किया है, ग्लास लगाया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 4 टाइप की बिल्डिंग है और चारों में अलग अलग टाइप का क्या दिया है, एलिवेशन दिया है, जिससे कि हमको उनकी एलिगेंस पता चल रही है। अब हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी। उस एरिया का, जिस एरिया में आप घर बनाने वाले हो, आप कुछ एक बजट सेट करोगे उस एरिया में घर बनाने के लिए और आप अपना जो प्लानिंग है उस बजट के हिसाब से ही करोगे। मान लो आपने 10 लाख में घर बनाने का सोचा है तो आप अपना जो प्लानिंग है वो 10 लाख के अंदर ही करना चाहोगे ना भाई।
ऐसा तो नहीं है कि एकदम 10 लाख में बन ही जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, बट एकदम ऐसा तो नहीं कि आपने 10 लाख का सोचा था और 50 लाख का घर बना दिया, ऐसा कोई भी नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 तक आप जाओगे। तो वही चीज़, आपका जो बजट होता है वही आपका इकोनॉमी हो गया। Economy is a major factor in building planning to fit the per- to fit the proposed scheme within the limitation of the resources and fund. Certain alteration and omission in the original plans have to make. अगर आपका घर, आपने बहुत सी प्लानिंग करके रखी है, बट अब आपका क्या हो रहा है, बजट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी आपके घर की थोड़ी ऊपर जा रही है, तो आपको थोड़ा बहुत ओमिशन या अल्टरेशन, थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को हटाना पड़ेगा, हटाना इज ओमिशन, कुछ कुछ चीज़ों को आपको काटना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक नया प्लान फिर से बनाना पड़ेगा, ताकि आपका बजट से ऊपर आपकी प्लानिंग ना चली जाए। But while considering the economy, the required strength and durability of structure should not be compromised. अगर आपका इकोनॉमी बढ़ा तो आप ऐसा नहीं करोगे कि उस स्ट्रक्चर के लिए आप सस्ता मटेरियल लेके बना दिए, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को ही ध्यान में रखते हुए आप कॉम्प्रोमाइज करोगे कोई भी चीज़ को। स्ट्रेंथ सबसे मेन है, और ड्यूरेबिलिटी कितने साल तक टिकेगा, है ना। स्ट्रेंथ उसकी ताकत हो गई, ड्यूरेबिलिटी कितने साल तक टिकेगा, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सम सिंपल इकोनॉमी अचीविंग अप्रोचेज इन बिल्डिंग आर, कुछ इकोनॉमी अप्रोच कैसे आप अचीव कर सकते हो। सिंपल एलिवेशन दे दो, है ना, डिस्पेंसिंग ऑफ कोचेज और लॉबीज हो गया, फिर स्टीपर वाइज टू द स्टेयर और वाइडर स्टेप्स इन द स्टेयर, थोड़े बड़े बड़े स्टेयर्स दे दो और उसका जो राइज है उसको कम कर दो, एलिवेशन सिंपल बना दो। फिर जो आपका जो हाइट है ना, जो बिल्डिंग का हाइट है उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, थोड़ा कम। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइजेस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ मटेरियल, एकदम हाई फाई मटेरियल ना लेके स्टैंडर्ड साइज का और स्टैंडर्ड कंपोजिशन का मटेरियल लो। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हमने देखे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि कैसे कैसे आप प्लानिंग करोगे। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।